गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का आपको एक इम्पॉर्टेंट बयान देखने को मिलेगा। दरअसल में उन्होंने बात करी है स्टेबल कॉइन्स के रिगार्डिंग। दोस्तों, एक तो आप लोग जानते होंगे क्रिप्टो करेंसीज, जैसे आपके आप बिटकॉइन हो गया। अब इनमें दिक्कत पता क्या है कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, बहुत हैवी फ्लक्चुएशंस इनके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। पर अगर आप एक बात नोटिस करो कि अगर क्रिप्टो करेंसीज को हम किसी रिजर्व एसेट के साथ हम आपका पैक कर दें। रिजर्व एसेट का मतलब क्या होता है? रिजर्व एसेट का मतलब होता है बेसिकली जैसे आपका डॉलर, या फिर आपका रुपी, या फिर गोल्ड, या ऑयल। अब जैसे जैसे इनमें से किसी चीज़ का दाम बदलेगा, ऑटोमेटिकली आपका क्रिप्टो करेंसी का दाम बदलेगा। पर ये नोटिस करना, ये उतना वोलेटाइल नहीं होगा, बल्कि ये रिलेटिवली बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बिटकॉइन वगैरह तो बहुत वोलेटाइल है, पर इनके साथ अगर हमने अपनी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू हमने उसके साथ लिंक कर दी, उसके साथ पैक कर दी, तो हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू स्टेबल रहेगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं स्टेबल कॉइन के नाम से। अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि दुनिया जैसे जैसे बदल रही है, तो दुनिया के देशों को रेडी रहना चाहिए स्टेबल कॉइन के साथ डील करने के लिए। अब ये हमारी पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। वो कैसे? इसका रीज़न आप ये देखो कि भारत देश के अंदर जो कल्चर अभी तक चल रहा है ना, उसके अंदर हम नोटिस कर पा रहे हैं कि हम लोग क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग उतना ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है। बल्कि हमने बात भी करी है सीबीडीसी की, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, राइट। इवन चाइना ने इसकी बात करी थी, अब भारत भी इसकी बात कर रहा है। अब नोटिस आप करिएगा कि जैसे जैसे ये चीज़ें आ रही हैं ना, तो भारत भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहा है कि पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसीज को हटाना सही बात शायद ना हो। उसको सही ढंग से रेगुलेट करना, मैनेज करना, वो चीज़ें हैं। एंड इसीलिए भारत भी अब इसको यहाँ पे डील करने के लिए खुद को यहाँ पे रेडी कर रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 4 अक्टूबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज़ यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। अब ये बड़ा ही अपने आप में एक इंटरेस्टिंग मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, पॉइंट पता क्या है? आप जानते होंगे कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, प्लस एट द सेम टाइम वहाँ की जो दो पार्टीज आपको पता होंगी, एक है आपकी रिपब्लिकन और दूसरा है आपका डेमोक्रेट्स, राइट। अब देखो, जो बजट होता है ना, तो बजट को पास करवाना होता है कांग्रेस से, और कांग्रेस में दो मेजर पार्टीज यही हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। जो डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब बजट पास करवाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है? दिक्कत आने का कारण ये है कि रिपब्लिकन्स चाहते हैं कट करना, कट मतलब बजट में कटौती करना। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि ना, कटौती ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा एक कह लो कि उनका एक विजन है, वो हेल्थ केयर फंडिंग को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। बट जो डेमोक्रेट्स हैं वो इसमें एग्री नहीं कर रहे। अब अगर हम बात करें ना, वैसे तो देखो मेजोरिटी जो है वो रिपब्लिकन की है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर जो यूएस का अपर हाउस है सीनेट, उसमें यहाँ पे बजट को पास कराने के लिए 60 वोट्स की ज़रूरत होती है। अब रिपब्लिकन्स को 60 वोट्स नहीं मिल पा रही हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं वो डिमांड अपनी यहाँ पे सामने लेके खड़े हुए हैं कि नहीं, हम चाहेंगे हेल्थ केयर फंडिंग बड़ी, रेदर देन कम होने की बजाय वो इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर फंडिंग कम होने से लाखों अमेरिकन्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब इसी वजह से क्या हो चुका है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है। कहने का मतलब, बिल तो पास नहीं हुआ, बजट तो पास नहीं हुआ, तो एक तरह से यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नॉन एसेंशियल हैं, तो ऐसी सरकारी नॉन एसेंशियल सर्विसेज के अंदर रुकावट आ गई है, उनको रोक दिया गया है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, जब तक आपका बजट पास नहीं हो जाता। क्या क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, जैसे आपका डिफेंस हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी हेल्थ केयर, इनके ऊपर तो कोई आपका दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ चीज़ें शट डाउन कर दी जाएंगी। जैसे वहाँ के जो सरकारी म्यूजियम, सरकारी पार्क्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग है, इन सब की सर्विसेज कुछ समय के लिए रोक दी जाएंगी जब तक बजट पास नहीं हो जाता। प्लस एट द सेम टाइम, क्योंकि बजट पास नहीं हुआ, तो लोगों की सैलरीज जो होंगी वो उनको समय के ऊपर नहीं मिल पाएंगी, लेट मिल पाएंगी। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स जो होंगे उनको पेमेंट हो सकता है उनको ना मिले, ठीक है, या फिर टाइम के बाद मिले। ठीक है, तो इस तरह से लाखों लोगों की जिंदगियां यहाँ पे इम्पैक्ट हुई हैं। अब आपको ध्यान ही रखना है कि ऐसा गवर्नमेंट का शटडाउन पहली बार नहीं हुआ,
पिछली बार भी 2018-19 में हुआ था, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे, तो 35 दिन ये उस टाइम आपका शटडाउन चला था। तो इस तरह से टोटल 15 गवर्नमेंट शटडाउन हो चुके हैं सिंस 1981। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी देखो, मुद्दा वही है, डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हेल्थ केयर एक्सेस बढ़े, मेडिकेड हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडीज हो गया, इनको इंक्रीज किया जाना चाहिए, पर जबकि डोनाल्ड ट्रंप इनको कम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड्स 2025। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ना कई बार आयुष मंत्रालय के बारे में डिस्कशन किया है ना। आयुष क्या होता है आपका? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड सोआ रिगपा, होम्योपैथी, इन सब के बारे में हमने कई बार चर्चा की हुई है। जैसे अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की, तो आप लोग जानते होंगे आयुर्वेद के बारे में। देखो, 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना हमारा वैदिक ट्रेडिशन में आपका आयुर्वेद का ओरिजिन आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करता है कि बीमारी हो ही ना किसी को। उसके अलावा आपका योग और नेचुरोपैथी, ठीक है, हम अपनी अपना प्राणायाम के माध्यम से, आसन हो गया, मेडिटेशन हो गया, उनका हम इस्तेमाल करते हैं और नेचुरल एलिमेंट्स के माध्यम से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा आप जानते होंगे यूनानी के बारे में। देखो, यूनानी जो है ना, वो दरअसल में अरब और पर्शिया से था, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। ग्रीक सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ये सिस्टम, और यहाँ पे डाइट की काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस बन जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें सिद्धा एंड सोआ रिगपा की, तो सिद्धा की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो साउथ इंडिया का ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका मिनरल्स के अंदर यहाँ पे मिनरल्स के फॉर्मुलेशंस को थोड़ा देखता है। इनफैक्ट ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पंचभूत का, 5 एलिमेंट्स के ऊपर ये फिलॉसफी पूरी पूरी बेस्ड है। एंड उस तरह से आपका होम्योपैथी, ठीक है, आप सब लोग होम्योपैथी मेडिसिन वगैरह का कई बार इस्तेमाल करते होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि होम्योपैथी दरअसल में जो स्टार्ट हुई थी, वो जर्मनी में हुई थी, ना कि भारत के अंदर। ये बात आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। अब इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, एंड जिन जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छा काम किया है, तो उनको हम यहाँ पे अवार्ड देते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी रिसेंटली इन्हीं नेशनल धन्वंतरी अवार्ड्स 2025 यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, एक आप में दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर ये धन्वंतरी कौन थे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना धन्वंतरी की, तो दरअसल में इनको फाउंडर ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के पिता जो है ना, वो दरअसल में धन्वंतरी को ही यहाँ पे माना जाता है। काफ़ी लोग इनको भगवान का जो डॉक्टर है, फिजिशियन ऑफ द गॉड्स, उस नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो काफ़ी सारे अलग अलग बुक्स के अंदर इनका यहाँ पे मेंशन आता है। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, हर साल दिवाली से 2 दिन पहले हम लोग ना एक सेलिब्रेशन करते हैं धनतेरस का, ठीक है ना। आप सब लोग उस दिन गोल्ड वगैरह भी खरीदते होंगे, ठीक है। तो उस दिन हम लोग धनवंतरी जयंती ही हम उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, धनतेरस के दिन के ऊपर। तो उन्हीं का नाम है धनवंतरी, ठीक है। तो बाकी ये जो अवार्ड्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट किए हैं, ताकि जो भी अच्छा काम करे आयुर्वेद के अंदर, उनको यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ। तो इस साल के जो अवार्ड्स थे, तो उनमें आप प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, ठीक है, वैद्या नीलाकंदन जी, ठीक है, तो इनको यहाँ पे अवार्ड्स इस बार के 2025 के मिले हैं। एंड उसी पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं कि जो अच्छा काम करता है आयुर्वेद की फील्ड को और आगे लेके जाने के अंदर। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। अब देखो, ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो, आप लोगों ने ना इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सुना होगा, एमपीसी, बहुत हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं। वो भी 6 मेंबर कमेटी होती है, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई से आते हैं, 3 सरकार नॉमिनेट करती हैं। और इनका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है सर रेपो रेट को डिसाइड करना, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। काम इसका वही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, उसके लिए रेपो रेट के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। दैट इज सेपरेट थिंग। अब फोकस हमें किस चीज़ पे करना है? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के ऊपर। अब इसको समझना, दरअसल में 2017 में एक वतल कमेटी बनी थी। उनका एक रिकमेंडेशन था कि हमें पता क्या करना चाहिए, हमारे पास एक बोर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे उस बोर्ड को फाइनली बना दिया गया है, दैट इज पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। अब ये करेगा क्या पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट काम इसका आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आप नोटिस करिएगा कि हमारा जो भी पेमेंट सिस्टम है, उसको ओवरऑल देखना। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर जो लोग होंगे ना, 3 तो लोग होंगे आपके आरबीआई की तरफ से, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में था ना, बिल्कुल वैसा सिस्टम से ही है कि 3 मेंबर आपके आरबीआई की तरफ से होंगे, जिनमें से एक होंगे आरबीआई गवर्नर, एंड बाकी 2 लोग होंगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि होते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के। 3 लोग आपके आरबीआई की तरफ से आगे, 3 लोग आपकी सरकार नॉमिनेट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये 3 लोग वो होंगे जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में, पेमेंट सिस्टम में
साइबर सिक्योरिटी में, लॉ में इनकी एक्सपर्टीज़ है, उन 3 लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा। नॉमिनेट करने का पर्पस यही है क्योंकि ताकि जो हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है ना, उसको और शानदार किया जा पाए। इसके अलावा भी आरबीआई और लोगों को इनवाइट करेगा, जैसे आपका प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर ऑफ आरबीआई होते हैं, वो भी परमानेंट इनवाइट होंगे। उसके अलावा अगर मान लो किसी मीटिंग के लिए कोई पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो एक्सपर्ट्स वगैरह और भी यहाँ पे बुलाए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड काम करेगा। एंड इनफैक्ट यहाँ पर भी आपका जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी से ही लिया जाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ पे टाई हो जाता है, जैसे 6 लोग हैं ना, तो बराबर बराबर हो जाता है, तो उस केस में जो चेयरपर्सन होंगे उनके पास कास्टिंग वोट होगी। चेयरपर्सन और कोई नहीं, आरबीआई गवर्नर ही है। मान लो आरबीआई गवर्नर उस मीटिंग में नहीं है, तो उस केस में आपके डिप्टी गवर्नर के पास यहाँ पे कास्टिंग वोट होगी इन दैट पर्टिकुलर केस। तो इस बोर्ड को यहाँ पे साल में कम से कम 2 बार मिलना है। देखो ये फर्क आप ना ध्यान रखना, जैसे अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर रहा था ना, इनको साल में कम से कम 4 बार मिलना होता है, एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर एज पर द कानून। ठीक है, एक्ट के हिसाब से एटलीस्ट 4 बार लिखा हुआ है, पर अगर हम पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें तो एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, तो इसका काम यही होगा कि जितने भी पेमेंट सिस्टम है उनका रेगुलेशन करना, सुपरविजन करना। ठीक है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक भी आ गए, नॉन इलेक्ट्रॉनिक आ गए, डोमेस्टिक हो गया, क्रॉस बॉर्डर सिस्टम, सारे के सारे यहाँ पे उनको यहाँ पे देखना, इनकी यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है। अब इसको बनाने के लिए हमने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर यहाँ पे चेंजेस किए हैं। इनफैक्ट हमारे पास पहले एक बोर्ड हुआ करता था, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बीपीएसएस। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया गया है एंड अब नया बोर्ड बन गया है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बाय अमेंडिंग द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर सेबू अर्थक्वेक फिलीपींस। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में या नोटिस करो, जब हम आते हैं ना फिलीपींस में, तो फिलीपींस में ये वाला जो रीजन है ना सेबू, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक 6.9 मैग्नीट्यूड का आपको देखने को मिला है। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर प्लेस इज इन द न्यूज़। तो देखो चलो लोकेशन पर्सपेक्टिव से हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का पता होना चाहिए। देखो इधर आते हैं ज़रा, पिक्चर के अंदर देखते हैं। देखो फिलीपींस तो आप सब लोग समझ गए होंगे, है ना। फिलीपींस तो आप सबने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया कि कहाँ पे लोकेटेड है। अब हमें थोड़ा इसके आसपास की जगहें थोड़ा सा मैपिंग पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो यार, फिलीपींस में क्या वॉल्केनोज आते हैं या अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं? आंसर इज यस। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि फिलीपींस जो है ना, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। अब रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होने की वजह से बहुत सारे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि फिलीपींस का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको लुजॉन, लुजॉन एक तरह का आइलैंड है फिलीपींस के अंदर। एंड इसके नदर साइड से ये जो आपका स्टेट है ना, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज लुजॉन स्टेट। ये स्टेट का नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब इसके ऊपर देखो ताइवान है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि फिलीपींस और ताइवान को सेपरेट कौन सी स्टेट करती है? यहाँ पे आपकी लुजॉन स्टेट इसको सेपरेट करती है। प्लस साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे फिलीपींस के वेस्टर्न साइड पे आपको साउथ चाइना सी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं ईस्टर्न साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको फिलीपीन सी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी सुलू सी और आपका सेलेबस सी, ये सदर्न साइड के अंदर है आपके फिलीपींस के। फिलीपींस के मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात करें तो नदन में आपको ताइवान, उसके अलावा अगर हम बात करें तो मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया हो गया और ये आपका मलेशिया, ये आपका साउथ की साइड है। एंड पलाऊ जो है वो ईस्टर्न साइड के ऊपर आपको इसकी मैरीटाइम बाउंड्रीज आपको देखने को मिल जाती है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री यहाँ पे बन जाती है साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए फिलीपींस की लोकेशन के पर्सपेक्टिव से। बाकी हाईएस्ट पीक की बात करें, दैट इज माउंट आपो। एंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है यहाँ पे कगायन रिवर, लुजॉन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड मैंने बता दिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है मोस्टली क्लाइमेट, वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा। एंड दुनिया के तीसरे सबसे बड़े जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूसर आपका फिलीपींस ही है। टॉप मोस्ट है यूएसए, सेकंड पे है इंडोनेशिया, एंड तीसरा सबसे बड़ा जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूसर आपको फिलीपींस देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब एक्चुअली कल कुछ बच्चों ने लिखा था कि सर लाल बहादुर शास्त्री जी का थोड़ा राइट अप दे दीजिए, क्योंकि देखो एक्चुअली हमारे पास ना गांधी जी के बारे में अक्सर कंटेंट रहता है क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ी होती है, पर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। दोस्तों इनकी 121st बर्थ एनिवर्सरी थी, 2 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट करी, और भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने आफ्टर जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद।
तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था मुगल सराय उत्तर प्रदेश के अंदर। इनकी फिलॉसफी और एथिक्स के अंदर इन्होंने डिग्री प्राप्त करी फ्रॉम विद्यापीठ इन 1925। बाकी इनको जो जाना जाता है इनकी ह्यूमिलिटी, इनके डिसिप्लिन और डेडिकेशन के लिए, कि देखो मतलब प्रधानमंत्री जैसी पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी इनके पास मतलब जो ह्यूमिलिटी थी वो आपको देखने को मिलती है, जो डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा थे। प्लस एट द सेम टाइम ऐसा बताया जाता है कि जब इन्होंने मतलब जब आप नोटिस करोगे कि जब प्रधानमंत्री भी थे ना तब भी इनके पास दो जोड़ी कपड़े ही हुआ करते थे, तो बिल्कुल भी अपने लिए नहीं पूरी देश सेवा के लिए इन्होंने अपना जीवन जो था वो समर्पित किया। बाकी इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, गांधीयन वैल्यूज से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्हीं के जो सिद्धांत थे अहिंसा और सत्य, उनके साथ हमेशा उन्होंने यहाँ पे साथ में चले। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल रोल्स के ऊपर रोल प्ले किया। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, बट एक हादसा हो गया था 1956 में, रेल एक्सीडेंट। तो उस एक्सीडेंट की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने यहाँ पे उस पोजीशन से, रेलवे मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन कर दिया। पर बाद में जाके ये प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री बनने के टाइम के ऊपर 1965 का पाकिस्तान का युद्ध होता है एंड उनका जो आइकॉनिक स्लोगन है जय जवान जय किसान का, जिसमें उन्होंने बात करी किस तरह से हमारे सोल्जर्स और फार्मर्स के जो मोराल को उन्होंने यहाँ पे बढ़ाया। साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग इन्हीं के टाइम के ऊपर हो जाती है, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया और 1966 के अंदर 11 जनवरी को थोड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस के अंतर्गत इनकी ताशकंद उज़्बेकिस्तान में यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो ये कंट्रीब्यूशन था लाल बहादुर शास्त्री जी का। एथिक्स की फील्ड के अंदर आप इनका नाम ज़रूर 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 कोट करिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्लियरली इनके यहाँ पे एक्शंस में यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला टॉपिक जो दोस्तों हमें डिस्कस करना है वो है नेशनल पल्सेस मिशन के बारे में। देखो पल्सेस के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, अलग अलग तरह की दालें आप भी खाते होंगे, काली दाल, पीली दाल, ठीक है, हरी दाल, मसूर की दाल, ठीक है ना, आपका तूर दाल, बहुत अरहर हो गया, ठीक है। देर आर सो मैनी आप जो पल्सेस आप कंज्यूम करते होंगे। अब एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करिएगा, दुनिया की अगर हम बात करें ना तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, बात तो सही है, पर दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी भारत ही है। अब हम जो जितना प्रोडक्शन करते हैं ना वो उतना नहीं है जितना हमारा कंजम्पशन है, मतलब हम खाते ज़्यादा है दाल, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और दिक्कत क्या आती है इससे, इससे सर हमारे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है दूसरे देशों के ऊपर। लगभग 14% जो ग्लोबल पल्सेस इंपोर्ट है ना वो भारत ही इंपोर्टर आपको देखने को मिलेगा, कि मतलब हम लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं दालों के। और इस वजह से अगर हम इस साल की बात करें ना FY 2025 की, तो लगभग 6.7 मिलियन टन आपको देखने को मिलेगा कि इतना भारत ने दालें इंपोर्ट करी। और पिछले 9 साल के अंदर ही अपने आप में सबसे बड़ा नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मीनिंग बहुत सिंपल सा है कि दालों के अंदर हमारी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, हमारा इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है दालों के अंदर। इसीलिए हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ताकि हम इसमें आत्मनिर्भरता अचीव कर पाएँ पल्सेस के अंदर। और इसीलिए हमारी सरकार ने यहाँ पे 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, दैट इज़ मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ये 2025-26 से 2030-31 तक यहाँ पे होगा, ताकि अगले 5 से 6 साल में हम यहाँ पे आत्मनिर्भरता यहाँ पे हम अचीव कर पाएँ इन द पल्सेस। तो कोशिश ये है कि हम चाहेंगे कि पल्सेस का कल्टीवेशन एरिया बढ़ाया जाए, 310 लाख हेक्टेयर तक इसको यहाँ पे पहुँचाया जाए, ये हमारा फोकस यहाँ पे रहने जा रहा है। बेसिकली ना 35 लाख हेक्टेयर और एडिशनल एरिया हम चाहते हैं कि नया बढ़ जाए अंडर पल्सेस, तो टोटल 310 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। तो हमारी प्रोडक्शन जो है अभी 35 मिलियन टन है, मतलब सॉरी 24 मिलियन टन है, इसको हम यहाँ पे 35 मिलियन टन तक हम पहुँचाना चाहते हैं। बाकी यील्ड भी हम इंक्रीज करेंगे, ये सारा फोकस है। और ये कैसे होगा, इसके लिए देखो एक तो बीजों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, सीड डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे आप नोटिस कर पाओगे ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है यहाँ पे काम करेगा। हमारी जो स्टेट्स हैं वो 5-5 साल के इस तरह से रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान यहाँ पे बढ़ाएंगे कि बेसिकली अच्छे क्वालिटी के सीड्स हमारे यहाँ पे हो पाए। इनफैक्ट ना एक हमारा पोर्टल है साथी पोर्टल, सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। अब ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है ना, इसके माध्यम से सीड की जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिर पल्सेस के अंतर्गत जो एरिया है वो हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र जो है यहाँ पे उनका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि लोगों तक अच्छी जानकारी यहाँ पर हम पहुँचा पाएँ। इसके साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा।
बेसिकली जैसे आपका स्टोरेज यूनिट हो गया, आपका प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, पैकेजिंग यूनिट हो गया, उन सब के लिए आपको सब्सिडी जाएगी 25 लाख रुपए तक की। तो ये सारे के सारे अलग अलग बेनिफिट्स हम यहाँ पे दे रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं, एक तो आपका देखो एमएसपी सिस्टम तो काम करता ही करता है, पर उसके अलावा हम यहाँ पे पीएम आशा स्कीम भी हम लाए थे 2018 के अंदर। उसके माध्यम से क्या होगा, तूर, उड़द, मसूर, इनकी प्रोक्योरमेंट 100% हो पाए, ये हमारा फोकस है पीएम आशा के अंतर्गत। इसके अलावा नफेड और एनसीसीएफ भी साथ में काम करेंगी ताकि प्रोक्योरमेंट किसानों से यहाँ पे हो पाए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के साथ लिंक किया जा रहा है आपका, ताकि मिट्टी की उपज यहाँ पे बेहतर हो पाए। फर्टिलाइजर बैलेंस कैसे डालना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की जो रेशो है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। एंड इससे फ़ायदा यही होगा कि हमारे जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हम उनको यहाँ पे बचा पाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे बन पाएंगे। इसीलिए नेशनल पल्सेस मिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, एक था ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन, तो यस, ये जो पहली स्टेटमेंट मेंशन्ड है ये अपने आप में बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिलेगी। बाकी बात करें FIUIND की, तो दरअसल में ये फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स के लिए ट्रिब्यूनल नहीं है, बल्कि आपका अगर हम बात करें तो इसका जो पर्पस है FIUIND का, इसका पर्पस यही था कि किस तरह से हम अपना जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको बेहतर कर पाएँ। आपके जैसे इवन लेट्स से आपके जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी है, उनको यहाँ पे टैकल किया जा पाए। इसीलिए यहाँ पे ट्रिब्यूनल के साथ ये लिंकेज नहीं है, सेकंड इनकरेक्ट बनेगा। सहयोग पोर्टल की बात करें दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी कुछ बातें जो आज हमें डिस्कस करनी थी। इसी तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।